हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान की विशेषता। हमने अभी तक संविधान के जो भी पार्ट के बारे में पढ़ा है, जैसे कि संविधान का गठन किस प्रकार हुआ, उसके भाग के बारे में, उसकी अनुसूचियाँ, और ये आज का समझ लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि संविधान की विशेषता के बारे में मैं आपको बताऊँगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या। और इससे एक चीज़ें और भी आपकी आसान हो जाएगी कि इसके बाद आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे या पहले भी आपने संविधान के बारे में जो भी पढ़ा है वो सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आर्ट्स पेपर रटने की चीज़ नहीं होती, उसके लिए समझ होना चाहिए। हमारे आसपास जो कुछ भी बीत रहा है, जो भी समाज में चल रहा है, उनका एक प्रैक्टिकल, उनका माइंडसेट कि ये आखिर क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, और इसका तालमेल हमारे जो ये किताबी ज्ञान है इससे किस प्रकार है, तो वही चीज़ें आपको करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है संविधान की विशेषता। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर है क्या। भारत का जो संविधान है, आपको पता है कि ये जो है सबसे लंबा व लिखित संविधान, ये सब इसकी विशेषता है। तो क्यों है इसकी विशेषता? कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं भारतीय संविधान में जो कि इसे अन्य देशों से अलग करती है, यानी कि विश्व के अन्य देशों के संविधान से अलग कर रही है। तो कुछ तो अलग होगा इसमें, कुछ तो बेहतर होगा। अब जैसे देखिए, मैं हूँ तो आप लोग क्या कहते होंगे कि मैम अच्छा पढ़ाती है, कोई कहते होगा कि मैम अच्छा नहीं पढ़ाती है। तो क्या है, ये एक मेरी विशेषता है। कुछ चीज़ें मेरे में है जो कि मुझे लोगों से अलग करती है। ये आप मार्कर देख रहे हैं, ये मार्कर है, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ ब्लैक कलर है, ये वाइट है, ये अच्छा चलता है, ये अच्छा नहीं चलता है। तो ये चीज़ें क्या हो गई कि आप कहेंगे कि इसकी ये विशेषता है, ये क्या है, इसकी विशेषता है। तो उसी तरह से जो भारत का संविधान बना, उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खासियत है, ये जानना हमें ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। और अगर आप 12th के बच्चे हैं तो समझ लीजिए आपका 5 मार्क्स इससे तो एकदम पक्का का पक्का है। तो देखिए क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान। अगर संविधान की विशेषता की बात की जाए तो पहला पॉइंट आता है सबसे लंबा व सबसे लंबा लिखित संविधान। तो आपको पता है कि संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि लेखन के आधार पर। तो एक तो लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। दूसरा कैसा है, अलिखित संविधान। तो आपको पता है कि विश्व के कई देशों में संविधान निर्मित है जिसमें कि लिखित और अलिखित संविधान है। तो जैसे हमारे देश में भारत है लिखित संविधान, अमेरिका ये लिखित संविधान है। अलिखित की बात करें तो ब्रिटेन अलिखित संविधान का उदाहरण है। तो इस तरह से मैं आपको पहले भी प्रैक्टिकल यानी कि बताई थी आपको कि जब आपके घर में कोई नियम कानून बनता है तो आपके मम्मी पापा ये कह देते हैं कि चलो शाम के 7 बजे के बाद तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तो दोस्तों के साथ नहीं घूमना है, तो घर पे रहना है, पढ़ाई करना। तो वो सिर्फ बोलते हैं कि आपको ऐसा करना है। लेकिन अगर आप किसी हॉस्टल में, लॉज में रह रहे हो तो हाँ एक नोटिस डाल दिया जाता है कि आप शाम के 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। तो वो क्या हो गया कि वो लिख के डाल दिया गया, यानी कि आपका जो ये नियम कानून है ये लिखित है। और आपके घर में जो आपके मम्मी पापा नियम कानून बनाए हैं वो कैसा है, तो वो अलिखित नियम कानून है। तो इसी तरह से भारत का जो संविधान है, आपको पता है कि एकदम लंबे समय तक 1946 से लेकर 1949 में जाकर ये रेडी हुआ। इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए, इतना लंबा समय लगा और रेडी हुआ सबसे लंबा लिखित संविधान। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट आता है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, तो आपको पता है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, तो इसमें जो कुछ भी लिया गया है ये चीज़, जो भी प्रक्रिया, जैसे कि आपातोबंद ले लिया गया है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, तो वो तो विदेश यानी कि बाहर से भी लिया गया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि आपात हो गया, न्यायपालिका हो गया, वो हमारे देश के अंदर से ही लिया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, यानी कि ये जो संविधान बनाने में कुछ नियम कानून हमारे देश के अंदर से लिया गया, लेकिन कुछ नियम कानून दूसरे देशों से अपनाया गया है जो हमें अच्छा लगा। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये आता है, सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो आएंगे इससे 6-7 ऑब्जेक्टिव कि कौन कौन से देश से क्या क्या लिए गए हैं। तो उसका मैं आपको अलग पार्ट एक बना के दी थी, विदेशी स्रोत संविधान के, आप उसे देख ले। उसके अलावा देखिए एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय संविधान है इसमें सबसे ज़्यादा स्रोत किससे लिए गए, यानी कि सर्वाधिक स्रोत कहाँ से लिए गए भारतीय संविधान में। तो आप इसे याद रखिएगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम,
1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इससे सर्वाधिक स्रोत लिए गए हैं भारतीय संविधान में। और ये कहाँ की नीति है? तो हमारे आंतरिक स्रोत है। ये कहाँ की नीति है, यानी कि कहाँ के स्रोत है? तो हमारे आंतरिक स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम, सर्वाधिक स्रोत इसी से लिया गया है। उसके अलावा विदेशी के बारे में तो आपको पढ़ना ही है। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा जो पॉइंट आता है ये आता है संसदीय शासन प्रणाली। तो आपको चूंकि पता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में जो प्रणाली है वो कैसी है? तो संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि यहाँ जो भी विधि होते हैं, यानी कि जो भी कानून होते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। और संसद में क्या क्या आता है? तो आपको पता है लोकसभा, संसद के अगर अंक की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, और क्या आता है? तो और आता है राष्ट्रपति। ये तो हमें डिटेल से भी पढ़ना है, मैं इसका आपको टॉपिक भी दूंगी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये क्या हैं? तो ये संसद के अंग हैं, संसद के पार्ट हैं। और इन्हीं के माध्यम से कोई भी कानून बनाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा लोकसभा कानून पारित करती है, राज्यसभा पारित करती है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, अच्छा लगता है तो सही, नहीं तो नहीं। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे शासन कौन करता है? तो संसद का शासन है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, संसद के कानून चलते हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन ये मैं आपको संविधान की अनुसूची में पढ़ाई थी। तो शक्तियों का विभाजन क्या मतलब है कि आपने 7वीं अनुसूची में पढ़ा होगा। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या पढ़ा कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। हमारे देश में केंद्र एवं राज्य जो हैं, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच किस चीज़ का विभाजन किया गया है? तो शक्तियों का विभाजन किया गया है कि इस पे कानून आप बनाएंगे केंद्र सरकार, तो इस पे कानून राज्य सरकार। तो ये जो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, ये किस तरीके से किया गया? तो 3 तरीके से किया गया। मैं आपको ये भी बताई थी। तो कौन कौन? संघ सूची, यही सब देखिए ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा, राज्य सूची, और एक जो हो गया वो है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 तरीके से बांटा गया है। 1 सेकेंड। तो ये 3 तरीके से जो बांटा गया है संविधान के केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन जो मिलता है ये 7वीं अनुसूची में मिलता है। अब देखिए कि संघ सूची के अंतर्गत वैसे कानून जिसपे कि सिर्फ संघ ही, यानी कि सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, वैसा नियम, तो उसे क्या कहते हैं हम? संघ सूची के अंतर्गत। और राज्य सूची का मतलब है कि वैसे व्यवस्था, वैसी चीज़ें जिस पर कि सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं। सिर्फ कौन कानून बनाएगा? तो राज्य। लेकिन इसमें एक अपवाद भी आता है। इसमें अगर अपवाद की बात करें क्या है, तो अनुच्छेद 249 के तहत, 249 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा इसमें हस्तक्षेप करेगी, यानी कि राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। ये आपको एकदम याद रखना, अंदर का क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन। तो राज्य सूची के अंतर्गत 249 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची वैसी सूचियां होती है जिसमें कि दोनों मिलके कानून बनाते हैं, राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र, यानी दोनों मिलके जब कानून बनाएंगे तो वो समवर्ती सूची है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियों का क्या मतलब होता है कि कुछ वैसे चीज़ें, कुछ वैसे कानून नियम होते हैं जो कि अलग होते हैं, जिसका कि वर्णन हमारे संविधान में है पर अलग से जिसका वर्णन किया गया, जो अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। जैसे आप साइबर क्राइम को ले लीजिए। साइबर क्राइम को अगर आप लेते हैं तो ये जो साइबर क्राइम है ये किस में आता है? तो ये अवशिष्ट शक्तियां, ये जो साइबर क्राइम है अवशिष्ट शक्तियां। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सूची, यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। आप ये चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए जो पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं आप इसे निष्पक्ष भी लिख सकते हैं, आप इसे निष्पक्ष भी लिख सकते हैं। स्वतंत्र का मतलब हो गया कि इस पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो। निष्पक्ष का मतलब कि ये किसी के ऊपर पक्ष नहीं लेता, यानी कि जो सही है सही, जो गलत है वो गलत। तो ये भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष न्यायपालिका। जैसा कि आप देखते होंगे कि भारतीय जो संविधान में न्यायपालिका बनाया गया है वो एक पिरामिड की तरह बनाया गया है। किस प्रकार से है?
तो यहाँ देखती हूँ, देखिए ये कैसे बनाया गया है। तो ये पिरामिड की तरह बनाया गया है, जिसमें कि सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट है और सबसे नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। और ये तीनों जो हैं स्वतंत्र हैं, ये तीनों स्वतंत्र है, यानी कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ये एकदम स्वतंत्र है। अगर हमारे देश में बड़े से बड़े राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अगर वो कुछ क्राइम करते हैं तो उन पे भी वही एक्ट लगाया जाएगा जो कि अन्य आम लोगों के लिए है, उन्हें भी जेल ले जाया जाएगा, उन पे भी सारी धाराएं लगेगी, सुनवाई होगी, गलत सही प्रूफ सब कुछ किया जाएगा जो कि एक आम नागरिक के साथ किया जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। फिर देखिए एक वर्ड आता है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। आपने सुना होगा, आखिर ये है क्या नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण? तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है लचीला एवं कठोर। ये सब कुछ वर्ड होते हैं जो कि अगर आपके एग्जाम में आ गए और आपको इसका मतलब नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो नम्यता और अनम्यता का मतलब होता है लचीला व कठोर, लचीला व कठोर। और आपको पता है कि हमारा जो संविधान है ये दोनों का मिश्रण है। ये कैसा है? तो लचीला भी है हमारा देश का संविधान और कठोर भी है। ये कैसे, इसे कैसे प्रूव करना? तो देखिए आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो है ये संशोधन के लिए तो कहा गया है कि संविधान में 368 अनुच्छेद के तहत हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं, ऐसी बातें तो कही गई है भारतीय संविधान में, यानी कि ये लचीला है। इसका मतलब ये ना हुआ कि परिवर्तन कर सकते हैं, लचीला है। लेकिन किस प्रकार से? तो देखिए आपको पता होगा कि 2/3 बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत जब मिल जाए तो 2/3 बहुमत के साथ संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो परिवर्तन किया जा सकता है जब 2/3 बहुमत प्राप्त होती है। ये क्या दर्शाता है? तो ये संविधान का लचीलापन दर्शाता है, लचीलापन दर्शाता है। लेकिन देखिए फिर दूसरा कंडीशन क्या आता है? दूसरा कंडीशन आता है कि 2/3 बहुमत के साथ साथ, 2/3 बहुमत के साथ साथ संविधान के नियम में परिवर्तन करने के लिए आधे राज्यों का, जैसे हमारे देश में अभी 28 राज्य है, तो इसमें से 14 राज्य जो है उनका परमिशन चाहिए, यानी कि आधे राज्यों का परमिशन चाहिए। आधे राज्य का क्या चाहिए? तो परमिशन चाहिए, तभी संविधान में परिवर्तन होगा। अगर इसमें से कोई भी 1-2 भी इधर उधर हुआ तो परिवर्तन होना संभव नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये संविधान की कठोरता दिखाता है, यानी कि ये क्या दिखाता है? तो ये नियम कानून की कठोरता को दर्शाता है कि अगर 2/3 बहुमत है तो परिवर्तन होगा, तो ये लचीलापन है। और 2/3 के साथ साथ आधे राज्य हैं तो ये परमिशन देगा तभी होगा, तो ये कठोरता दिखाता है। तो नम्यता का मतलब लचीला, अनम्यता का मतलब कठोरता। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखना है, कॉपी में साइड में नोट कर लीजिए ये चीज़। उसके बाद देखिए एकल नागरिकता की बात अगर की जाए तो एकल नागरिकता, तो मैं आपको बार बार कह रही थी कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है। और इसके अलावा देखिए एकल नागरिकता का क्या मतलब है? तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा 10th में, राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रवाद पढ़ा होगा। तो राष्ट्रवाद का साफ साफ मतलब होता था कि राष्ट्र के प्रति एकता, राष्ट्र के प्रति एकता, यानी कोई भी कंडीशन में जब सभी लोग राष्ट्र के प्रति एकजुट हो जाएं, सभी धर्म जाति सबको छोड़कर एकदम राष्ट्र के प्रति एकजुट, तो वो राष्ट्रवाद कहलाता था। जस्ट लाइक यहाँ भी वही चीज़ है, यानी कि सभी देशों को, जो भी देशवासी हैं यहाँ, सबको क्या कहा जाता है? तो भारत के नागरिक। सबको क्या कहा जाता है? भारत के नागरिक। यानी कि एकल नागरिकता का यही मतलब है कि एक ही नागरिकता प्रदान है कि आप नागरिक हो भारत के। आप अगर इस देश में रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक हो। ये नहीं कि आप यूपी के हो, एमपी के हो, बिहार के हो, उत्तराखंड के हो, बिल्कुल भी नहीं। आप कहाँ के नागरिक हो? भारत के। जबकि अगर देखा जाए अमेरिका को, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आप ध्यान में रखेंगे। दोहरी नागरिकता यानी कि वहाँ जो ये 50 स्टेट्स हैं, यानी 50 राज्य जो हैं अमेरिका में, उन 50
इतिहासों में सबको अलग अलग नागरिकता तो प्रदान की गई है कि ये न्यूयॉर्क के हैं, ये यहाँ के हैं, तो उनमें राज्य की नागरिकता के साथ साथ देश की नागरिकता प्रदान है, यानी कि वहाँ 2 नागरिकता मिलती है लोगों को, इसीलिए यहाँ दोहरी नागरिकता कहा जाता है। जबकि हमारे देश में हम सिर्फ भारतीय हैं, हम क्या है तो सिर्फ भारतीय हैं, हम किसी भी स्टेट के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ के, हम सिर्फ भारतीय हैं। फिर देखिए यहाँ तक तो ये कुछ नियम हो गया। अब देखिए इसमें कुछ अंदर जो बातें हैं, कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कि हम लोगों के लिए है, जो आम नागरिकों के लिए है, जो कुछ राज्य के लिए है, और इसमें ये कह लिया जाए तो बहुत अच्छी इसकी विशेषता है। और इन सबको हम अलग अलग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें इसे समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है मौलिक अधिकार, नागरिकता का तो हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार के बारे में आता है, तो आपको पता है कि ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया। और इसमें अगर बात की जाए तो संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसका वर्णन किया गया। 12 से 35 के बीच इसका वर्णन किया गया, जिसमें कि अलग अलग पार्ट में बांटे गए हैं। जैसे कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन फिर संशोधन किया गया जब 2 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये सब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो मौलिक अधिकार है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अन्य भी जो अधिकार है, तो वो अधिकार क्या दर्शाता है तो यहाँ भारत के नागरिकों का उत्तरदायित्व तो दिखाता है। ये दिखाता है कि हमारा भी एक अहमियत है हमारे देश में, ये कुछ अधिकार मिले हैं जिससे कि आम लोग अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, गलत नहीं हो उनके साथ। तो ये हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि लोगों को यहाँ पे इतना कुछ दिया गया। फिर देखिए बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में वर्णित है। किसमें? भाग 4 में वर्णित। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 36 से 51। अनुच्छेद कैसा है? 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों को ये बात कही गई है कि अगर वे कोई भी कानून बनाते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी नियम आते हैं, जो भी कानून आते हैं, उनको उनका फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, आयरलैंड से ये लिया गया है। फिर देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे, यानी कि इन्हें में संशोधन करके लाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संशोधन हुआ तो मौलिक कर्तव्य रूस से ले आया गया। रूस से कहाँ से ले आया गया? मौलिक कर्तव्य। और इसमें क्या बातें थी कि इसे 4 के कौ में, भाग 4 के कौ में जोड़ा गया और 51 के कौ अनुच्छेद में इसे जोड़ा गया। तो ये मौलिक कर्तव्य था। और जिस समय संविधान बना, यानी कि जिस समय इसे जोड़ा गया, तो इसमें कितने थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। और लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ये 11वां कब जुटा इसके बारे में देख लेते हैं। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जो संशोधन हुआ, तो इसमें कहा गया कि जो भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, जो भी बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, उनका कर्तव्य है, और उनके माता पिता, अभिभावक और राज्य का कर्तव्य है ये कि उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, मुफ्त शिक्षा। उन्हें क्या प्रदान की जाए? मुफ्त शिक्षा। और ये किसका कर्तव्य है? तो ये उनके माता पिता का कर्तव्य है, प्लस वहाँ के जो समाज है उनका ये कर्तव्य है कि इन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाए। जैसे कि आपने प्राथमिक विद्यालय के बारे में सुना होगा, जो कि सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाती है, खाना पीना सब कुछ दिया जाता है। तो ये क्या था? तो ये उनकी नीतियाँ थी। मौलिक कर्तव्य में 11वां जोड़ा गया। 10 में, जैसे कि 10 तक में आपने देखा होगा कि उसमें था कि हमें अपना राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, देश का नागरिकों का, बूढ़े बुजुर्गों का वृक्ष लगा, ये वो सब कुछ उसमें 10 तक बटे हुए थे, 10 तक दिए हुए थे। और 11वां में ये आया था 86वां संविधान संशोधन 2002। फिर देखिए जो 11वां नंबर पॉइंट है ये है सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार का क्या मतलब है कि जो भी इस देश के नागरिक है, जो भी इस देश के नागरिक हैं और जिनकी उम्र एक निश्चित उम्र सीमा जो तय की गई थी वहाँ उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं, तो वो भारत में किसी भी चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, ऐसा कहा गया था। तो शुरुआती समय में तो आपको पता है कि जो 21 वर्ष थी, वोट देने का अधिकार 21 वर्ष थी, जिसे कि बाद में 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा चेंज करके 18 वर्ष किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि अभी भी जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष है, भारत के नागरिक हैं, तो वो अपना मत दे सकते हैं। और मत का मतलब ही होता है कि अपनी भागीदारी
भागीदारी, यानी कि देश के विकास में हम अपना भागीदार दे रहे हैं और बदले में हमें हमारा भी विकास चाहिए, हमें हमारा भी जो भी कुछ भी अधिकार है वो चाहिए। तो ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार आता है। उसके बाद देखिए धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की अगर बात करें तो आपको मैं बताए थे कि ये जो पंथ निरपेक्षता था ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें से एक चीज़ मैं ये बताई थी कि इसका मतलब होता है कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं, यानी कि राज्य का धर्म नहीं होगा, राज्य का धर्म नहीं होगा। तो धर्म किसका होगा? तो धर्म होगा आम लोगों का। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका अपना धर्म हो सकता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन कोई राज्य का धर्म नहीं होगा कि ये राज्य खासकर मुस्लिमों के लिए है तो ये राज्य खासकर हिंदुओं के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये वर्ड कहाँ से है? पंथ निरपेक्षता। ये कौन सा वर्ड है? पंथ निरपेक्षता। और आपके एग्जाम में कभी कभी अगर क्वेश्चन दिया रहे कि हमारे देश में कैसे किस प्रकार की व्यवस्था है धर्म के आधार पर, तो अगर धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों दिया है तो आपको हमेशा पंथ निरपेक्षता टिक करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। जब दोनों दिया हो तो पंथ निरपेक्षता टिक करना, और अगर पंथ निरपेक्षता नहीं हो तो धर्म निरपेक्षता को लगाना है, यानी कि यहाँ पे धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। फिर देखिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ये भी एक यहाँ की प्रमुख विशेषता है, जिसमें कि आपको पता है कि विश्व में जो भी व्यवस्था है वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था, तो एक हो गया केंद्र का यानी कि केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। लेकिन हमारे भारत में जो है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो 3 प्रकार की, एक तो केंद्र हो गया, दूसरा राज्य हो गया और तीसरा स्थानीय स्वशासन। तीसरा क्या हो गया? तो स्थानीय स्वशासन, जिसमें कि पंचायती राज एवं नगर पालिका, जो कि आपने पढ़ा है 73वां संविधान संशोधन एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया था। इसके अलावा आपने बलवंत राय मेहता समिति के बारे में भी पढ़ा होगा। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था यहाँ की प्रमुख विशेषता है। पूरे विश्व में 2 प्रकार की है, लेकिन भारत में 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो इसे हम त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ से आपने 13 पॉइंट देखा और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आई थिंक कि आपको समझ में आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा और ऑब्जेक्टिव भी बहुत कुछ निकल के आए हैं। अगर आप नोट करेंगे तब आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे निकल कर आया है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो आपको ऑब्जेक्टिव करा दूँ। मैं यहाँ 10 क्वेश्चन लेके आऊँगी ऑब्जेक्टिव का, उसको डिटेल कर करके 20, 25, 30 बना दूंगी। चलिए हो गया आपका भारतीय संविधान कंप्लीट। लेकिन क्या आपको लगता है कि उससे कंप्लीट होगा भारतीय संविधान? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप कितनों भी ऑब्जेक्टिव रट ले, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक बार आप टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो उससे ये तय हो जाता है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी सब से आएंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा टॉपिक कराती हूँ। टॉपिक में मुझे मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कराती हूँ ताकि आप लोग सक्सेसफुल हो, सफल हो, और आप जिस काम के लिए आप पढ़ने आए हैं तो यहाँ पे आप कुछ अच्छा गेन कर पाएँ। तो देखिए, ये तो मैं आपको टॉपिक करा दी हूँ, और उसके बाद फिर हम नागरिकता पढ़ेंगे, फिर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब तो डिटेल में पढ़ेंगे। और रही बात अगर ऑब्जेक्टिव की, कि आप अगर ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो देखिए मेरे पास तो मैं आपको PDF तो अवेलेबल करा नहीं पाऊंगी, क्योंकि एडिटर सब तो है नहीं, और मैं जो भी दूंगी तो आपको हैंड रिटेन दे सकती हूँ। ऑब्जेक्टिव भी हैंड रिटेन मैं आपको करवा सकती हूँ। तो अगर आप लोग कहें तो मैं करवा सकती हूँ हैंड रिटेन, और मुझे ऐसा लगता है कि एडिटिंग करने से ज़्यादा मैं खुद अगर लिखूंगी उसे तो ज़्यादा अच्छा आपको दे पाऊंगी। तो जैसा आप लोग अगर कहिएगा कमेंट बॉक्स में कि ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, क्लास 12th वाले भी और आप भी जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के हैं, तो मैं नेक्स्ट डे इसका ऑब्जेक्टिव जो भी होगा 40-50 वो सब करा दूंगी। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।